इसका मतलब लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ कंप्रेसिव जोन टू द सीजी ऑफ टेंसाइल जोन। ठीक है, तो लीवर आर्म ये जो डिस्टेंस है, सिर्फ मैं लीवर आर्म ड्रॉ कर रही हूँ। This is neutral axis. This distance is n and this distance is effective depth. CG belongs here, means n by third distance पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज लीवर आर्म। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? तो ये हो जाएगा मेरा d माइनस n by 3 distance. D minus n by 3 is lever arm LA, and this distance is D minus n, right? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगेन अब आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे, MR इन कंप्रेशन जोन or in compression is equivalent to compressive force into lever arm, and same way में moment of resistance in tensile zone or in tension is equivalent to T into LA, means T का वैल्यू कितना था? T into AST into LA, D minus n by 3। सेम वे में C का क्या था? C मेरा था हाफ इंटू बेस ऑफ द बीम इंटू n न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इंटू C, यही था, इंटू LA कितना है? D माइनस n बाई 3। ठीक है, बैलेंस केस में अगर मेरा सेक्शन बैलेंस है, in that case MR in compression is equivalent to MR in tension। ठीक है, ये तो हुई बैलेंस केस के बारे में। अब हम देख लेते हैं जब मेरा केस किस पर अराइज हो रहा है। व्हेन अंडर रेनफोर्स्ड बीम है, इफ बीम इज अंडर रेनफोर्स्ड, if beam is under reinforced, in that case अगर मुझे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है तो हम कंप्रेशन साइड के लिए हम MR कितना निकालेंगे? MR is equivalent to half into B into N into C into D minus N by 3। और यहाँ जो ये C है, चूंकि मेरा ये कौन सा है? अंडर रेनफोर्स्ड है, अंडर रेनफोर्स्ड है मीन्स ऐसा है। और इस केस में हम क्या बोले थे? C जो है वो लेस देन सिग्मा CBC होता है। तो यहाँ पर जो C एक्चुअल आएगा CA लिख दे रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम एक्चुअल ही सी पुट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मेरा परमिसिबल अलाउ है वो हम यहाँ फिक्स करेंगे, नहीं, यहाँ मुझे सी निकालनी पड़ेगी कि कितना वहां पर स्ट्रेस लग रहा है। तो यहाँ पर जो सी ए इन दैट केस हम लिखेंगे, सी ए इज एक्चुअल स्ट्रेस in concrete at top fiber, ठीक है। पहले ही बता चुके अंडर रेनफोर्स्ड में जो मेरा सी है वो लेस देन सिग्मा सीबीसी होता है, तो इसीलिए जो एक्चुअल सी आएगा कितना लगना चाहिए, क्योंकि रियल में तो सी इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है, तो जितना एक्चुअल आ रहा है हम वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर ये सी ए हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी फाइंड एक्चुअल स्ट्रेस, देन सी ए फाइंड करेंगे रिलेशन से जो हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के लिए फॉलो किए थे। तो यहाँ हम सी ए लिख दे रहे, ठीक है। और मुझे पता है कि C लेस देन सिग्मा सीबीसी होता है और T इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा एसटी होता है। इस केस में अगर मेरा अंडर रेनफोर्स्ड है, देन हम क्या लिखेंगे, मुझे वो अगर फॉर्मूला याद है तो हम अगेन हम उस पे हम इसको फिक्स करके देख लेते हैं। सी ए डिवाइडेड बाय एक्स ए is equivalent to T divided by M into D minus N। सॉरी, यहाँ पे मुझे N ही लिखना चाहिए था, मैंने X लिख दिया है, सॉरी। ठीक है, N1 और N1, क्योंकि तुम लोगों को अगर इसका ड्राइंग पता है तो कुछ इस तरह से इसका ड्राइंग था। तो ये डिस्टेंस अगर हम N1 बोले हैं, N1, और रियलिटी में कहीं ये लाई कहाँ करना चाहिए था, तो लाई कुछ इधर करना चाहिए था, समवेयर इधर, और ये डिस्टेंस है N, ठीक है। तो इससे मुझे C की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब मुझे C की वैल्यू मिल गई तो हम इसको पुट करके MR निकालेंगे। फिर अब आते हैं टेंशन जोन में, तो यहाँ पर चूंकि मेरा टेंशन तो उतना ही लगता है, T इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा ST होता है, देन MR इसका निकालने में कोई टेंशन नहीं है, MR हो गया T इंटू लीवर आर्म। तो T की वैल्यू मुझे पता है, स्मॉल t इंटू AST इंटू लीवर आर्म D माइनस N/3, राइट। तो इसका फॉर्मूला तो सेम है रहेगा। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लो कि अगर अंडर रेनफोर्स्ड है तो C की वैल्यू लेस देन सिग्मा CBC होगी, ठीक है। अब सेम केस अगर ओवर रेनफोर्स्ड में देखें, ओवर रेनफोर्स्ड बहुत डिटेल में बता रहे हैं, तो इसको माइंड में एकदम बैठा कर रखो। इन ओवर रेनफोर्स्ड में अगेन ये एक बीम हम ले रहे हैं, एक्चुअल है। अगर ओवर रेनफोर्स्ड का मैं बनाने जाऊं तो इसका मतलब क्या है, कंक्रीट अपना स्ट्रेस पहले ही कुछ ऐसा, तो इसका मतलब इसका न्यूट्रल एक्सिस तो यहाँ पर होना चाहिए था, पर है नहीं, आया कहाँ, यहाँ पर। तो इसे हम N1 से डिनोट कर दिए।
ठीक है। और इस केस में सी जो हो है वो इक्विवेलेंट टू सिग्मा CBC होता है, मतलब उतना ही स्ट्रेस लगता है इस केस में जितना होना चाहिए, बट मेरा टी का जो वैल्यू है सिग्मा ST हो जाता है। इस केस में मेरा क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे अगर कंप्रेशन साइड का निकालना है, MR इन कंप्रेशन, सी से सिर्फ डिनोट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला मेरा सेम है, C इंटू LA लीवर आर्म। C मुझे पता है कितना होगा, तो C होगा हाफ इंटू B इंटू N इंटू C इंटू लीवर आर्म D माइनस N/3, right? But in the case of tension side, in case of tension side, MR in tension zone is, अब यहाँ पर क्या है, मुझे पता है T into lever arm and over reinforced beam में T is less than sigma ST, मतलब अपना मैक्सिमम तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया है, उससे कम लग रहा है, तो यहाँ जो T होगा उसे हम TA से डिनोट कर रहे हैं, जितना लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो मेरा फोर्स लग रहा था, स्ट्रेस जो डेवलप हुआ ड्यू टू फोर्स, उसे हम TA से, एक्चुअली TA लग रहा है, T तक तो ये पहुंचा ही नहीं, अगर पहुंचता तो T इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा ST लिखते, तो ये तो पहुंचा ही नहीं है, तो अब मुझे TA मैं लिख रही हूँ कि एक्चुअल जितना वो स्ट्रेस यहाँ टेंसाइल लग रहा है, ठीक है। तो MR in tension zone T is equivalent to T into lever arm, और T यहाँ पर क्या है, तो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इंटू लीवर आर्म इज D माइनस N/3। तो यहाँ पर N/3 जो आ रहा है, तो यहाँ N मेरा कितना आ रहा है, तो यहाँ N तो N1 है, तो हम यहाँ लिख दिए N1/3, मतलब एक्चुअल जो मेरा आ रहा है उसका डेप्थ बाई 3, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे ये, और इस केस में अगेन मुझे फिर TA निकालना है, तो फॉर्मूला वही है जो इससे पहले हम लोगों ने कंप्रेशन में देखा था, C डिवाइडेड बाय NA एक्चुअल, चलो NA या N1 जो लिखना चाहो लिखो, N1 लिखे हैं तो N1 से डिनोट कर रहे हैं, TA डिवाइडेड बाय M इंटू D माइनस N1। अब इस फॉर्मूला से तुम्हें TA मिल जाना है, तो एक्चुअल TA का या टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू पुट करके फिर हम इसे निकालेंगे, और या तो हो सकता है कि हम कंपेयर करें, ठीक है। चलिए, अब तो ये हो गया, अब देख लेते हैं फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, MR को, अभी बैलेंस सेक्शन की बात हो रही है, अंडर रेनफोर्स्ड ओवर रेनफोर्स्ड की मैं बात नहीं कर रही, अगेन बैलेंस सेक्शन, MR इन कंप्रेशन जोन, अगर मुझे निकालना हो MR इन कंप्रेशन, तो तुम लोगों को पता है हाफ इंटू B इंटू N इंटू C इंटू D माइनस N/3, यही फॉर्मूला होता है, राइट। और इससे पहले जब हम लोग निकाले थे तो ये हम लोग निकाल चुके थे N इंटू KD, वेयर K इज न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, निकाल चुके थे।
तो यहाँ पर क्या हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एन की जगह के डी इंटू सी इंटू डी माइनस के डी बाई 3 लिख सकते हैं। यस मैम। देन हम अगेन इसे लिख सकते हैं ऐसे, हाफ इंटू बी इंटू चलो के इंटू डी इंटू सी इंटू, अब देखो मेरा फॉर्मूला पे अगर हम पुट किए थे तो ये आ रहा था के डी बाई 3, तो यहाँ से हम डी कॉमन ले लिए, हाफ इंटू बी इंटू डी स्क्वायर इंटू के इंटू सी इंटू 1 माइनस के बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ से d कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, 1 माइनस डी, और एक d और दूसरा d मल्टीप्लाई किए, इसीलिए यहाँ पर डी स्क्वायर आ गया, तो ये हम लिख सकते हैं। अब अगेन हम यहाँ पर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो b इंटू सी इंटू के इंटू डी स्क्वायर इंटू जे, वेयर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, वेयर चलो वेयर j is equivalent to 1 minus k by 3 and it's also known as lever arm coefficient. Lever arm coefficient. किसी को कोई डाउट, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मैम। लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ लीवर आर्म का क्या फॉर्मूला है, लीवर आर्म हम लोग कितना लिखते हैं, d माइनस n बाई 3, राइट। लिखते हैं या नहीं, लीवर आर्म का हम लोग लिखे ऐसे ही लिखे थे ना, क्या लिखे थे, तभी ना यहाँ पर लीवर आर्म के में हम यहाँ k इज इक्वल टू k इंटू डी बाई 3 किए थे, n का वैल्यू पुट किए, तो क्या हम इसे j इंटू, एक सेकेंड हटा देते हैं, मैं पहले d कॉमन ले लिए थे, ठीक है, 1 माइनस के बाई 3 बचा, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं j इंटू डी, लीवर आर्म इज इक्विवेलेंट टू, यस मैम। ठीक है। तो दूसरे टर्म में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, mr इज इक्विवेलेंट टू, कंप्रेशन जोन की बात चल रही है, अगेन हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू एन इंटू क्या था मेरा फॉर्मूला, d माइनस डी बाई n बाई 3, ठीक है। इसको अभी हम लीवर आर्म का जो फॉर्मूला है, लीवर आर्म इज इक्वल टू जे डी, उसके टर्म में अगर लिखे पुट करे तो मेरा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, ध्यान से देखो, हाफ इंटू सी इंटू जे इंटू के इंटू बी डी स्क्वायर mr, देखो कैसे आया, तो यहाँ n की जगह के डी पुट किए, ठीक है, और यहाँ से अगेन d निकाले बाहर और इसको लिख दिए जे डी,
तो डी डी डबल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे डी स्क्वायर कर दिए और जे का वैल्यू यहाँ आ गया। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं, Q इज इक्वल MR is equal to in compression zone is equivalent to Q into BD square, where Q is equivalent to half into C into J into K, and it's also called moment of resistance coefficient or coefficient of moment of resistance. MR, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। जनरली जब डिजाइन टैंक वैंक का डिजाइन होता है ना, तो इस फॉर्मूला का काफी यूज होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे। और एक देख लेते हैं, चलो। अभी मैं बात अगेन वही कर रही हूँ, बैलेंस सेक्शन है, मतलब मेरा सी जब बैलेंस सेक्शन है तो कंप्रेसिव फोर्स इन अपर जोन और कंप्रेशन जोन इज इक्विवेलेंट टू टेंसाइल फोर्स इन टेंशन जोन होता है। सेम वे में एम आर भी मेरा सी इज इक्विवेलेंट टू एम आर इन टी होता है। ठीक है, तो अभी मैं बैलेंस सेक्शन की बात कर रही हूँ। तो बैलेंस अगर मेरा सेक्शन है, इन दैट केस बेंडिंग मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू कितना मोमेंट लगेगा, तो हम यही मानकर चलते हैं कि अगर मेरा बैलेंस सेक्शन है तो जो मोमेंट लग रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वो उतना ही लग रहा होगा जितना कैपेसिटी है उस सेक्शन की उसे बेयर करने की। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं बेंडिंग मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन। ठीक है, हम ये तो सही है ना, बैलेंस सेक्शन तभी होगा, हम भी तभी खड़े रह पा रहे जब मेरा सीजी जो है, या तुम्हारा, हम लोग खड़े कब रह पाते जब सीजी मेरा सेंटर पे हो। मतलब मेरा भी अपर एंड लोअर, या तुम लोगों का भी अपर एंड लोअर जो टेंसाइल और कंप्रेसिव है वो इक्वल लगेगा। तो उसी तरह से किसी सेक्शन पे कोई सेक्शन तभी तक टिका हुआ है जब उसका बेंडिंग मोमेंट जो उस पे लग रहा है वो उसकी कैपेसिटी जितना वो रेजिस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही लगे। अगर उससे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है उसके कैपेसिटी से ज्यादा, तो मेरा स्ट्रक्चर देन फेल करता है। और अगर बेंडिंग मोमेंट मेरे कैपेसिटी से कम लग रहा है, देन मेरा स्ट्रक्चर सेफ रहता है, विद इन सेफ लिमिट में होता है। तो अभी बात हो रही है बैलेंस सेक्शन की, then bending moment is equivalent to moment of resistance of the section होगा। राइट, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ना। अभी मैंने लिखा Q इंटू बी डी स्क्वायर लिखा जा सकता है। यस मैम। ठीक है, चलो, यस मैम है तब ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना, एम आर इज छोड़ो एम आर लिखते, बेंडिंग मोमेंट ही अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू क्यू बी डी स्क्वायर, राइट। अब इफ बेंडिंग मोमेंट नोन है
और मुझे इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नोन है, इन दैट केस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ बैलेंस सेक्शन इज इक्विवेलेंट टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट सेक्शन। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन का पता है, इन दैट केस इफ डीप फाइंड आउट करनी है, मींस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन फाइंड आउट करनी है, then effective depth is equivalent to under root bending moment divided by QB, coefficient of moment of resistance into base of the section। ठीक है, ये हम डेप्थ निकालते हैं। अगेन ये बहुत सारा जितना भी आगे डिजाइन करोगे इसका यूज होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से ये तो कंप्रेशन की बात हुई, फिर उसी तरह से टेंशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम टेंशन निकाले तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा सेम है, तो यहाँ उस तरह से निकाल सकते हैं। बैलेंस सेक्शन है तो MR हो जाएगा इज इक्विवेलेंट टू, टेंशन जोन की बात कर रही हूँ, बैलेंस सेक्शन है तो इज इक्विवेलेंट टू बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। और टेंशन जोन में है तो हम क्या लिखते हैं, T इंटू AST मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, N/3 इज इक्विवेलेंट टू बेंडिंग मोमेंट लिख सकते हैं, राइट। अब इस केस में अगर मुझे AST फाइंड आउट करनी है, इन दैट केस AST हम लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय T इंटू D-N/3, राइट। कर सकते हैं? यस मैम। हाँ या ना, हो गया? ठीक है, चलो अब हमारे पास सारा फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड है टू डिजाइन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सारे फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं। कैसे आया, किस तरह से निकाले, ये ऑलरेडी हम अभी बता चुके हैं। तो अब प्रॉब्लम पर हम आगे आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट, राइट डाउन, टू कैलकुलेट द MR ऑफ, टू कैलकुलेट MR of moment of resistance of a beam having size right 300 into 500 mm, right। ठीक है, अब ये एक बीम सेक्शन का साइज प्रोवाइडेड है और ये बोल रहा है कि जो रेनफोर्समेंट वी प्रोवाइड, तो इसका केस है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम दो क्वेश्चन ही चेंज करते हैं, एक हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, साइज मैंने दे दिया, एंड प्रोवाइड, चलो प्रोवाइड स्टील एंड प्रोवाइड 4 numbers of steel bars or reinforcement having dia 16 mm 5, चलो 5 अगर लिखे हैं तो डाया लिखे हैं। ठीक है, और अगर डाया नहीं लिखे हैं, सिर्फ 16 mm 5 लिखे हैं, इट मीन द डाया ऑफ द बार इज 16 mm। ठीक है,
calculate, in that case, calculate AST required, calculate AST required for balance section. बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अब क्या है कि तुम लोगों को नहीं पता है कौन सा कंक्रीट है, मैम कितना वैल्यू लेंगे, सिग्मा सीबीसी कितना होगा, सिग्मा एसटी कितना होगा। चलो आगे यहाँ लिख रहे हैं, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 steel and also provide 50 mm cover. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन अगर करने जाए तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ये बेस्ट तरीका है कि क्या हमारे पास है, पहले हम वो देख ले। तो अभी चेक करते हैं गिवन डेटा अवेलेबल क्या क्या है। गिवन डेटा, गिवन क्या क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, मतलब B इंटू डी कितना है, B इंटू डी। 1540. चलो निकाल लिए हो, अच्छी बात है। 1540 mm स्क्वायर। तो ये क्या है, ये किसका एरिया है, ये एरिया है इस बीम का, ठीक है। ये बी जो मेरा कंक्रीट का बीम है उसका, ये बीम 300 है और ये 500 है। तो इसका एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। दूसरा गिवन डेटा और क्या अवेलेबल है हमारे पास, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट या नंबर ऑफ बार 4 है, और बार का डाया कितना है, डाया ऑफ बार 16 mm. 16 mm। इसका मतलब अगर मुझे पता है 16 mm का मेरा डाया प्रोवाइडेड है, तो AST हम निकाल सकते हैं। बार का फॉर्मूला जानते हो, 5/4 इंटू डी स्क्वायर, है ना। पर कितना, ये तो एक बार का हुआ, कितना बार प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 बार, मल्टीप्लाई बाय 4, देन राइट डाउन AST कितना एरिया ऑफ बार प्रोवाइड किया जा रहा है, कितना आ रहा है, 804.25 804.25 mm स्क्वायर, राइट। मतलब कौन सा एरिया अभी बात हो रही है, अभी देखो यहाँ पर जो हम लोग 4 प्रोवाइड किए उसकी बात हो रही है। तो ये चारों का कंबाइन एरिया जो होगा वो आया 804.25, ठीक है। अभी हम लोगों ने वो निकाला, ठीक है। और क्या गिवन डेटा हमारे पास है, गिवन डेटा है हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं और Fe415 स्टील ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहे हैं, राइट। चलो ये हमारे पास डेटा था। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगर शुरू करें तो मुझे ये बताओ
क्या हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल सकते हैं कि कितना मेरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है? फॉर्मूला याद है? यस मैम। हाँ, तो निकाल के बताओ क्या है। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ मीन्स n फाइंड आउट करना है। तो n के लिए हम लोगों को याद है हम लोग क्या किए थे, कंप्रेशन जोन में जो मोमेंट लग रहा है इज इक्विवेलेंट टू टेंशन जोन, तो हम लोग उसको निकाले थे कुछ इस तरह से, b इंटू एन स्क्वायर बाई 2 is equivalent to m into AST into d minus n, राइट? ऐसे ही निकाले थे। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू मुझे पता है, m की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, d की वैल्यू स्मॉल कौन कौन सा मुझे नहीं मालूम है, तो n नहीं पता है इस फॉर्मूला में, m नहीं पता है और d नहीं पता है, राइट? m हम तो फाइंड आउट कर सकते हैं। m कितना होता है m20 के लिए, बताओगे? m हम लोग कैसे निकालते हैं? 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। चलो अभी पूरा हम निकाल दे रहे हैं, पहला टाइम है तो सब बता रहे हैं। तो सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होगी? 7। 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 कितना वैल्यू आया, लिख लो। 13.33। 13.33, राइट, 13.33। तो m की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, और क्या वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो स्मॉल d, ठीक है। तो स्मॉल d हम लोग को पता है कि कैपिटल D, चलो स्मॉल d निकालने के लिए अगेन हम ड्राइंग पहले एक बीम ड्रॉ कर दे रहे हैं। 4 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही d है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है जिसे हम इफेक्टिव कवर बोलते हैं, वो कवर प्रोवाइड कर दिया गया है, d डैश इज इक्विवेलेंट टू 50 mm, और ओवरऑल डेप्थ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कैपिटल D 500। तो क्या हम D निकाल सकते हैं? D निकलेगा कैपिटल D माइनस D डैश, और D कितना है कैपिटल D? 500 माइनस 50 इज इक्विवेलेंट टू 450, राइट? अब क्या है, इसका मतलब उस फॉर्मूला में, न्यूट्रल एक्सिस निकालने के फॉर्मूला में bn स्क्वायर बाई 2 इंटू MAST d माइनस सॉरी n होता है ना, हम लिख सकते